हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे फोर्थ लेक्चर में, जिसमें हम आज ब्लड रिलेशन पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। सो ये आपका रीजनिंग का लेक्चर है, ठीक है, जो आपका हर मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे आपको मिलता है एट 2 PM पर। ओके, सो ये जो आपके लेक्चर्स चल रहे हैं अभी अभी सारे बैंकिंग एग्जाम्स जो आपके आने वाले हैं 2025 में, दैट इज IBPS PO क्लर्क, SBI PO क्लर्क और साथ में आपका RRB PO क्लर्क, इन तीनों ही एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं। सो आप में से जितने भी स्टूडेंट इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप इन सेशंस के प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। तो फॉलो ज़रूर करिएगा। आप में से अगर कोई भी स्टूडेंट इसको देखता है तो आप लोग नोटबुक एंड पेन साथ में रखिए, साथ के साथ प्रैक्टिस करिए। ओके, सो लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है, और कॉमेंट ज़रूर करिएगा कि आपके लिए ये सेशन कैसा है। ठीक है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और ये जो आपके लिए जो चैप्टर है वो आपका क्लियर हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ठीक है, सो आपके कमेंट का बिल्कुल वेट रहेगा एवरीवन। सो वी विल स्टार्ट द चैप्टर। ठीक है, आपका ब्लड रिलेशन ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर लिया था पार्ट 1। इससे पहले हमने 2 और लेक्चर कवर कर लिए हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के। आई होप आपने वो जो क्लासेस है वो वाली भी ज़रूर देखी होगी, और अगर अभी तक नहीं देखी है तो ज़रूर गो थ्रू कीजिए, बिकॉज यहाँ हम बहुत स्मूथली आपके जो बैंकिंग एग्जाम्स के लिए रीजनिंग वाला पार्ट है कवर कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कोई भी सेशन आपका ना छूटे, ताकि आप अच्छे से सारी चीज़ों को कवर कर रहे हो, ये चीज़ आपको ही ध्यान में रखनी है। ओके, तो रेगुलरली फॉलो करिए ये सीरीज, और लास्ट में आप देखेंगे कि आपको बहुत इंप्रूवमेंट यहाँ पे से मिली है। सो वन मोर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप यहाँ पे हमारी ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं फॉर IBPS SBI एंड RRB के लिए। इस ई बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपकी आंसर की के साथ हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप विदाउट एनी कॉस्ट इनको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ इफ यू आर समवन हु इज लुकिंग फॉर अ कोर्स, राइट, आपको ऐसा लगता है कि आप कंफ्यूज्ड हो अभी, और आपको कोई डायरेक्टली मेंटरशिप की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है, जहां से आप बहुत अच्छे वे में और अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ, आपको लगता है अभी आपको एक कोर्स की जरूरत है, तो दिस इज द कोर्स फॉर यू, बैंकिंग एग्जाम्स महापेक। ठीक है, इसके अंदर आपका SBI का एग्जाम भी आपका कैटर हो रहा है, IBPS और RRB, इन दोनों ही एग्जाम्स के लिए। यहाँ पे क्या क्या इस कोर्स के फीचर है मैं आपको ये बता देती हूँ। जैसे कि हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लासेस मतलब आपकी ये रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड जो क्लासेस हैं आपकी, ये आपके क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, आपका इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस आपको डिस्क्रिप्टिव की भी मिलेंगी, तो डिस्क्रिप्टिव भी है आपका इसके अंदर। मतलब जो आप स्टार्ट करते हो ना, बिल्कुल जीरो लेवल से अब अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो ठीक है, जीरो लेवल से आप अगर स्टार्ट कर रहे हो, तो उसके बाद आपका यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर, मतलब बिल्कुल फाइनल तक आप जा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद आपका जो कंप्यूटर वाला पार्ट है वो भी इंक्लूड है यहाँ पे। ठीक है, कंप्यूटर वाला पार्ट भी आपका इंक्लूड हो रखा है, उसकी भी क्लासेस आपको मिलेंगी। GA करंट अफेयर वाली भी आपको कॉन्टेंट यहाँ पे मिलेगा, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल रहने वाली हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। देन आपका हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज टेस्ट भी है, ताकि आप लर्न करें तो उसके बाद आप स्ट्रॉन्ग बना पाओ चीज़ों को। देन आपका फुल लेंथ टेस्ट भी है यहाँ पे। फुल लेंथ टेस्ट जो है आपके मॉक टेस्ट हर एक एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बनाए गए हैं। मिनी मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, PO क्लर्क के लिए, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं चीज़ों की। ठीक है, ये आप कहाँ से एनरोल कर सकते हैं इस कोर्स के अंदर? फर्स्ट आप हमारे प्ले स्टोर से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, एडुटैब लर्निंग सॉल्यूशन, एंड देन आप यहाँ पे एक और तरीके से इसमें एनरोल कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ पे से कोर्स में जा सकते हैं। ठीक है, वो मैं आपको एंड में बता दूंगी कि कोर्स में आपको कैसे यहाँ पे तक पहुँचना है। आपका लास्ट वेरी वेरी इजी, जो आप यहीं पे से कर सकते हैं, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको कोर्स का लिंक वहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो तीनों चीज़ें से आप इस कोर्स तक एनरोल कर सकते हैं, एंड ज़्यादा अगर आपको चीज़ें जाननी हो तो आप नो मोर पे भी जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब ये क्वेश्चन हमारा होमवर्क क्वेश्चन था। ठीक है, आप सभी को मैंने यहाँ पे सॉल्व करवाया था, सो आई होप आप लोगों ने ये सॉल्व जरूर किया होगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देर आर 7 मेंबर्स, 7 मेंबर है एक फैमिली में, विथ 3 जनरेशन। देर इज अ कपल इन ईच जनरेशन, हर एक जनरेशन में एक कपल है। नो सिंगल पेरेंट इन द फैमिली, मतलब कोई भी सिंगल पेरेंट नहीं है, मतलब अगर किसी का कोई फादर है तो उसकी वाइफ भी जरूर होनी चाहिए, उसके दोनों पेरेंट्स होने चाहिए, सिंगल नहीं होनी चाहिए। क्यों डॉटर इन लॉ है पी की, हु हैज 2 चिल्ड्रन। ठीक है, तो अगर मैं पी की डॉटर इन लॉ बनाऊं क्यू को, तो क्यू पी की डॉटर इन लॉ है, मतलब क्यू मैरिड होगा उसके सन से, और पी के 2 चिल्ड्रन है, मतलब उसका एक सिबलिंग होगा इस सन की। ठीक है, यू इज द सन ऑफ आर एंड डज नॉट हैव एनी सिबलिंग्स, यू का कोई भी सिबलिंग नहीं होगा, और यू जो है वो सन है आर का। इसका मतलब यू जो है वो क्यू का हस्बैंड तो नहीं हो सकता, क्योंकि यू के कोई भी सिबलिंग यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट इज यू इज मैरिड टू वी, यू आपका मैरिड है वी से। एस इज अनमैरिड,
एस क्या रह गया, अनमैरिड। तो सबसे पहले देखो आपकी ये 3 जनरेशन की फैमिली है, 7 मेंबर हैं और हर एक जनरेशन में कपल है। तो अगर जैसे हम यहाँ पे बनाएं तो एक पी भी मैरिड होगा और लास्ट में एक और मैरिड कपल लास्ट की जनरेशन में भी होगा ही होगा यहाँ पे। क्लियर है? तो अगर हम देखें पी के 2 चिल्ड्रन और जो यू है डज नॉट हैव एनी सिबलिंग और एस जो है वो अनमैरिड है। ठीक है, तो यू के अगर सिबलिंग नहीं होंगे तो पी से तो मैरिड हो नहीं सकता आर, है ना। यहाँ पे हम एक चीज कर सकते हैं, यू भी आपका वी से ऑलरेडी मैरिड हो चुका है, तो यू आपका क्यू से मैरिड नहीं होगा, यू आपका क्या पी से मैरिड भी नहीं हो सकता है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अभी 2 चिल्ड्रन मुझे निकालने हैं, तो यहाँ पे एस आ सकता है, ठीक है, आर यहाँ पे आ सकता है, आर का यहाँ पे चाइल्ड हो जाएगा, ठीक है, और वी इधर हो जाएगा। एस आपका अनमैरिड है, यहाँ पे एस हो जाएगा, 1 2 3 4 5 आपके यहाँ हो जाएगा, पी आपका यहाँ पे बचा है। अब एक मेंबर बचा है दैट इज पी क्यू आर एस टी, तो टी आपके पास यहाँ पे हो जाएगा। इस तरीके से हमारा फैमिली ट्री कंप्लीट हो गया है। हर एक जनरेशन में मैरिड कपल भी आ गया है और कोई भी पेरेंट जो है वो सिंगल नहीं है। तो पी यहाँ पे कुछ था हमारे पास, पी का जेंडर आई डोंट थिंक कि हमें क्लियर मिला है। आर यहाँ पे आर डज नॉट, ठीक है, आर का भी जेंडर क्लियर नहीं है, ठीक है। तो हाउ इज टी रिलेटेड टू आर इफ पी इज अ फीमेल, सॉरी पी इज अ मेल। अगर देखो कह रहा है पी मेल होता है तो टी कैसे रिलेट होगा आर से। तो अगर पी मेल होता है तो टी एक फीमेल होगी कि नहीं होगी, क्योंकि वो पी से ही मैरिड है। तो टी आर से क्या लगेगा, टी आर का क्या लगेगा, मदर, टी आर की मदर लगने वाली है। ओके, हाउ इज यू रिलेटेड टू एस, यू कैसे रिलेट करता है एस से। तो यू देखो एस से कैसे रिलेट करता है, यू जो है वो नेफ्यू है एस का, यू क्या है, नेफ्यू है, आंसर विल बी नेफ्यू। हाउ इज क्यू रिलेटेड टू वी, क्यू कैसे रिलेट करता है वी से, तो क्यू क्या है, मदर इन लॉ। तो आई होप आपने ये सेम आंसर आप लोगों का आया होगा, और जिसने भी नहीं सॉल्व किया तो आप लोग अपने क्वेश्चन, अपने जो सॉल्यूशन है उसको एक बार मैच कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन जो हम आज प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, एक बार इसको ट्राई करिए। चलो, तो J इज द सिस्टर ऑफ T, J इज द सिस्टर ऑफ T। अब मेरे पास J है T की सिस्टर, क्लियर। T इज मैरिड टू D, T मेरे पास मैरिड है D से, D जो है वो फादर है R का। वेरी वेरी सारी चीजें स्मूथली चल रही है हमारी यहाँ पे, ठीक है। D इज द फादर ऑफ R। अब यहाँ पे D एक मेल है तो T एक फीमेल होगी। M सन है H का, इसको साइड में लिखेंगे। T मदर इन लॉ है H की। अब अगर टी मदर इन लॉ है तो हमें नहीं पता अभी के लिए कि आर से मैरिड है या नहीं है, हम उसको बाद में देख सकते हैं क्योंकि हमें अभी नहीं पता। तो यहाँ पे हम साइड में अगर बनाएं तो टी मदर इन लॉ है एच की, ठीक है। डी हैज ओनली वन सन एंड नो डॉटर, मतलब सिर्फ एक ही सन है और डॉटर है ही नहीं। सन भी एक और डॉटर एक भी नहीं, तो इसका मतलब जो ये आर ही है ना, यही आर इसका सन है। और डी का अगर कोई और यहाँ पे चाइल्ड नहीं होगा तो जो एच होगा, क्योंकि वो जो यहाँ पे आपको दिख रहा है टी मदर इन लॉ है अगर किसी की, तो वो पर्सन आर से ही मैरिड होना चाहिए, तभी जाके वो होगा मदर इन लॉ, ठीक है। अगर आर मेल है तो एच एक फीमेल होगी। एम जो है वो आपका एच का सन है तो आपका आर का भी सन होगा, ठीक है, ये आपका बन गया। नेक्स्ट है जे मैरिड है बी से, जे आपका बी से मैरिड हो गया और एल आपकी डॉटर हो गई। तो ये मेरा पूरा फैमिली ट्री बन गया है। अब क्या क्या क्वेश्चन है, हाउ इज एल रिलेटेड टू टी, एल कैसे रिलेट करता है। देखो एल की मदर जे है, उसकी मदर की सिस्टर, तो कौन लगेगी, वो उसकी आंट। तो अब टी तो आंट है बट एल क्या है उसका, एल उसकी नीज है, एल उसकी नीज है। एम कैसे रिलेट करता है डी से, तो एम देखो आप नीचे की साइड आपको दिख रहा होगा फैमिली ट्री में, एम क्या है डी का, ग्रैंड सन, एम क्या है, ग्रैंड सन। नेक्स्ट देखो जे कैसे रिलेट करता है आर से, जे का रिलेशन आर से पता करना। देखो आर किसका सन है, टी का और डी का, तो आर की मदर टी, उसकी मदर की सिस्टर, राइट। तो उसकी मदर की सिस्टर उसकी क्या लगेगी, आंट लगेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड, अब इनमें से ऑड क्या है, तो एक एक आपको मेंबर दिया है, इसका मतलब मेल फीमेल का हो सकता है क्योंकि फैमिली ट्री है। तो बी एक मेल है, डी भी एक मेल है, एच एक फीमेल है, आर एक मेल है और एम भी एक मेल है। तो आप समझ गए होंगे कि ऑड कौन होगा, सी वाला आंसर आपका ऑड होगा। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद ट्राई करते हैं, इसको एक बार ट्राई करेंगे।
इन अ फैमिली ऑफ 8 मेंबर्स, रीड कर लिया आपने, इन अ फैमिली ऑफ 8 मेंबर्स, जेमी, उमा, टीना, नेहा, प्रिया, राम, रूही एंड गौरव, देर आर 2 मैरिड कपल्स इन द फैमिली, 2 मैरिड कपल हैं, फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नोन। अब इंफॉर्मेशन आपको अलग से दे दी गई है, फैमिली है 8 मेंबर्स की, ठीक है। तो नेहा इज सन ऑफ टीना, अब याद रखना कि यहाँ पे किसी के भी नेम से उसका जेंडर डिफाइन नहीं होने वाला है, तो ये हमें एक चीज का याद दिलाएगा। नेहा इज सन ऑफ टीना, तो टीना का सन है नेहा। नेहा इज मैरिड टू प्रिया, नेहा आपका यहाँ पे मैरिड है प्रिया से, ठीक है। तो प्रिया को दूसरी साइड लिख लेते हैं यहाँ पे, प्रिया से मैरिड है, प्रिया एक फीमेल होगी। जैमी इज सिस्टर ऑफ प्रिया, तो जैमी आपका यहां पे आ जाएगी। उमा इज डॉटर ऑफ नेहाज फादर टीना, क्या कहा गया देखो, इसको अलग अलग है ये। तो यहाँ पे उमा इज डॉटर ऑफ नेहाज फादर, जो नेहा का फादर होगा उसकी डॉटर अगर उमा होगी तो उमा उसकी सिस्टर हो गई कि नहीं हो गई, राइट। अब यहाँ पे नेहाज फादर टीना, और उसके बाद नया स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ है, एंड शी इज मैरिड टू राम सन गौरव। इसको ध्यान से सुनो, ये दो चीजें अलग है। ये शी किसके लिए बोला है, एंड शी इज, ये उमा के लिए बोला गया है, क्लियर। यहाँ पे नेहाज फादर टीना, इसका मतलब जो टीना है वो फादर है। शी इज मैरिड मतलब उमा इज मैरिड टू राम सन, राम के सन जिसका नाम गौरव है, राम का सन कौन है यहाँ पे, गौरव। तो यहाँ पे शी इज मैरिड टू गौरव, ठीक है। और किसका सन है गौरव, राम का, गौरव सन है। अब आगे चलेंगे, जेमी इज आंट ऑफ रूही, कह रहा है जेमी जो है वो आंट है, साथ में आंट कहीं से भी हो सकती है, अभी रुक जाओ। गौरव हैज नो चाइल्ड, गौरव के कोई भी चाइल्ड नहीं है, तो अगर गौरव का कोई चाइल्ड नहीं है यहाँ पे तो कोई भी रूही नहीं आएगी, रूही कहाँ आएगी यहाँ पर। इसका मतलब जेमी की सिस्टर की यहाँ पे एक जो चाइल्ड है वो रूही है, रूही की आंट है जेमी, क्लियर। तो ये मेरा पूरा फैमिली ट्री बन गया, 1 2 3 और यहाँ पे 5, तो 8 मेंबर्स मेरे आ गए हैं यहाँ पे, क्लियर। अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं। हाउ इज राम रिलेटेड टू उमा, कैसे रिलेट करता है, देखो राम जो है उमा से कैसे रिलेट करता है। राम कैन बी अ फादर इन लॉ एंड अ मदर इन लॉ, जिसका हमें नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास मदर इन लॉ फादर इन लॉ में से कुछ भी हो सकता है, तो हम आंसर में चूज क्या करेंगे, ईदर ए और बी, नन ऑफ दिस यहाँ पे चूज नहीं करेंगे, बिकॉज हमें एक ऐसा ऑप्शन चूज करना होता है जो हमारे ऑप्शंस, जो हमारे आंसर को सेटिस्फाई कर रहा हो। एंड नाउ वी नो कि इट कैन बी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ, दोनों में से एक तो होगा ही होगा, तो हमें सी ऑप्शन ही चूज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। कितने मेल मेंबर हैं, अब आप देखोगे तो वैसे हमारे फैमिली ट्री में राम का जेंडर क्लियर नहीं है, रूही का जेंडर क्लियर नहीं है, तो हम यहाँ पे से बता नहीं सकते कि कितने मेल मेंबर होंगे। तो आंसर क्या आएगा, कांट बी डिटरमाइंड, हियर द आंसर विल बी कांट बी डिटरमाइंड। हु इज द पेटर्नल आंट ऑफ रूही, पेटर्नल आंट देखो, तो रूही का फादर है नेहा, नेहा की सिस्टर, तो उमा इज द आंसर, उमा विल बी माई आंसर। देखो अब कह रहा है कि टीना अगर मैरिड है फिजा से, तो फिजा कैसे रिलेट होगी रूही से। तो अगर यहाँ पे टीना अगर मैरिड करते भी हैं, देखो ये नया रिलेशन है, ठीक है। तो टीना को अगर हम यहाँ पे फिजा से मैरिड करेंगे भी तो, सॉरी अच्छा, टीना का मेल है तो फिजा एक फीमेल हो जाएगी। और फिजा कैसे रिलेट करेगी रूही से, तो फिजा देखो फिजा की सन की चाइल्ड, फिजा के सन का चाइल्ड, तो फिजा विल बी द ग्रैंड मदर। आपको जो फैमिली ट्री दिख रहा है वो इस तरीके से दिख रहा है, फिजा फिर एक पर्सन है, फिर यहाँ पे से रूही है, तो वो उसकी क्या लगेगी, ग्रैंड मदर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना है, इसको ट्राई करेंगे एक बार। ओके सो आई होप आपने रीड कर लिया होगा एटलीस्ट। देयर आर 9 मेंबर्स, ठीक है 9 मेंबर हैं, 9 मेंबर में
इधर बोथ और नन ऑफ द पेरेंट्स आर अलाइव। तो मैंने आपको ये बार बार समझा लिया इस लाइन का मीनिंग क्या होता है। या तो दोनों ही पेरेंट होने चाहिए, सिंगल मदर या फादर नहीं होंगे। मतलब किसी पर्सन का अगर कोई फादर है तो उसकी मदर भी होगी, किसी की मदर है तो उसका फादर होगा ही होगा, या तो कुछ भी नहीं होगा। देयर आर ओनली 3 जनरेशन, तीन जनरेशन में है, 9 मेंबर हैं, दोनों पेरेंट्स अलाइव है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको आपको स्किप नहीं करना है और रीड करने के बाद याद रखना है। ए इज द ओनली चाइल्ड ऑफ बी, कह रहा है कि ए जो है वो ओनली चाइल्ड है। ठीक है, तो बनाएंगे हम यहाँ पे से ए जो है वो ओनली चाइल्ड है, नहीं पता मेल है फीमेल है, छोड़ो। सी इज एन अनमैरिड मेल, ठीक है, सी एक अनमैरिड मेल है, इज द ब्रदर ऑफ डी हु इज अ फीमेल। देखो अब इसको अलग से बनाओ, देखो सी क्या है, एक अनमैरिड मेल है जो कि ब्रदर है डी का, और डी एक फीमेल है। ई सन है, सन इन लॉ है एफ का, हु इज नॉट फादर ऑफ जी। ठीक है, तो जी एक क्या लिखा है, जी जो है हमारे पास ग्रैंड सन है बी का। अब इसको थोड़ा पढ़ो, अगर जी मेरे पास यहाँ पे ग्रैंड सन निकलता है बी का, तो आप लोगों को थोड़ा सा होना चाहिए कि भाई जब ए अगर ओनली चाइल्ड है, ए अगर ओनली चाइल्ड है तो बी का ग्रैंडसन एक ही तरीके से आ सकता है, सिर्फ ए के थ्रू, राइट, है ना, क्योंकि एक तो इकलौता है उसका बच्चा है, तो उसका जो जी होगा हैज टू बी द चाइल्ड ऑफ ए, राइट। तो जी इज द ग्रैंडसन ऑफ बी एंड इज मैरिड टू, एंड इज मैरिड मतलब ये जी के लिए कहा गया है कि जी इज मैरिड टू एच। ठीक है, अब जी का पेरेंट है और ए का भी पेरेंट है, अगर किसी का पेरेंट यहाँ पे हुआ तो वो मैरिड होगा ही होगा, मतलब उसका पेरेंट मैरिड होगा। क्लियर है, तो यहाँ पे ए और आपके पास क्या नाम है बी, दोनों ही मैरिड होने चाहिए। ओके, नाउ बी इज नीदर मैरिड टू एफ नॉर टू आई, कहा गया है बी ना ही एफ से मैरिड होगा और ना ही आई से। अब अगर थोड़ा सा हम यहाँ पे अभी ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिली है हमें काफी चीजें, राइट। अब यहाँ पे से एक और रिलेशन था कि ई जो है वो सन इन लॉ है एफ का, एफ का सन इन लॉ अगर ई है तो ई मैरिड है फीमेल, ठीक है। एफ जो फादर नहीं है जी का, चलो इसको बाद में देख लेंगे, इस लाइन को हम बाद में देख लेंगे। अब आपके पास यहाँ पे एक चीज है, थोड़ा देखो बी जो है वो किस किस से मैरिड हो नहीं हुए, तो एफ और आई के लिए तो पहले ही मना कर दिया है इन्होंने, एफ और आई के लिए तो पहले ही मना कर दिया है, राइट। ओके, देखो अब ए से तो वो मैरिड हो नहीं सकता, ए उसका चाइल्ड है, जी से मैरिड नहीं हो सकता, उसका ग्रैंड चाइल्ड है, एच से भी मैरिड नहीं हो सकता, सी तो अनमैरिड ही है तो सी से भी मैरिड नहीं हो सकता, तो 6 लोगों से अगर बी मैरिड नहीं है, राइट, 6 तो ऐसे ही कैंसिल्ड आउट हो गए। अब इसमें जो आपके पास यहाँ पे आ रहा है एफ, जो ई से भी जो बी है वो मैरिड नहीं हो सकता। देखो मैं सारे फैमिली मेंबर्स को मैंने यहाँ पे से एक एक बार चेक कर लिया है, ई से मैरिड हो सकता है नहीं। आप कहोगे क्यों नहीं, क्योंकि बी का तो जेंडर ही क्लियर नहीं है, नहीं, क्योंकि अगर बी जो है वो ई से मैरिड होता है, ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे मैं बी को मैरिड करती हूँ ई से सपोज, तो ई की ऊपर वाली जनरेशन में एफ है, ऐसा कुछ है, तो ये जनरेशन कितनी बन जाएगी, 4 जनरेशन बन जाएगी, जबकि मुझे सिर्फ 3 जनरेशन दी है, तो एफ तो ऊपर की जनरेशन में है, दैट हैज टू बी हियर। तो आपके पास ई से भी मैरिड नहीं हो सकता बी, एफ से तो ऐसे ही नहीं है। अब देखो एफ ए ई जी एच और सी और ई 7 लोगों से बी मैरिड नहीं है, 8वां वो खुद हो गया, एंड 9th पर्सन कौन बचा है यहाँ पे, अब सिर्फ एक डी बचा है जिससे बी मैरिड होगा, ठीक है, जिससे बी मैरिड हो सकता है। तो हमारे पास एक इकलौता ही चांस बचा था, जितने भी मेंबर हमारे मेंशन्ड होते हैं उनको हम इन्वॉल्व कर दिया, और डी से इट हैज टू बी मैरिड, तो डी एक फीमेल है, बी एक मेल हो जाएगा, सी उसकी सिस्टर सॉरी ब्रदर है। क्लियर, चलो आगे बढ़े यहाँ पे से। अब उसने कहा था कि हमारे पास देखो 1 2 3 6 मेंबर हो गए, 3 मेंबर और बचे हैं। अब अगर एफ किसी का पेरेंट है तो एफ हैज टू बी मैरिड, राइट, इसका मतलब एक मुझे पर्सन यहाँ को चाहिए और एक पर्सन आपको यहाँ चाहिए, राइट। बट जबकि मेरे पास 6 मेंबर ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हैं और यहाँ पे 2 मेंबर्स की कमी है जो एफ और ई वाला ट्री है। ओके, अब उसने कहा कि इज द सन इन लॉ ऑफ एफ हु इज नॉट द फादर ऑफ जी। अब आपको जी के लिए यहाँ पे कोई ना कोई पर्सन चाहिए है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे एफ से मैरिड करूं ए को, क्योंकि वो मैरिड हो सकता है अभी के लिए, राइट, और एक और पर्सन बच रहा है आई, राइट, यहाँ पे किस तरीके से हम इस फैमिली ट्री को कंप्लीट कर सकते हैं कि मेरे सारे मेंबर इंक्लूड हो जाएं।
अब देखो एफ वाले ट्री में 2 मेंबर्स की नीड है और ये बड़े वाले ट्री में हमें 1 मेंबर की नीड है अभी के लिए यहाँ पर, राइट। तो 3 एक्स्ट्रा मेंबर हो नहीं सकते हमारे, राइट। 3 तो एक्स्ट्रा नहीं होंगे, एफ और ई को मिला के एक आई है बस। तो यहाँ पे सबसे सही जो हमारा सेटल हो रहा है, एफ से मैरिड हो गया ए, ठीक है। यहाँ पे कोई सिबलिंग होगा आई और वो मैरिड होगा आपका ई से, ठीक है। तो यहाँ से एफ जो एफ का सन इन लॉ बन गया ई, आई शुड बी द फीमेल, आई शुड बी द फीमेल एंड एफ एक फादर नहीं है तो मदर हो जाएगी भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मदर ही कर लो, राइट। तो ये मेरा पूरा फैमिली ट्री बन गया, ओके। ये मेरा पूरा फैमिली ट्री बन गया, दिस इज द कंप्लीट फैमिली ट्री। क्लियर है? आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके आंसर हम आसानी से कर पाएंगे। हाउ इज डी रिलेटेड टू जी? डी कैसे रिलेट कर रहा है? देखो डी से ध्यान से जी की तरफ देखो, तो डी का सन तो ग्रैंड मदर है, राइट। ए कैसे रिलेट करता है सी से भाई? ए देखो कैसे रिलेट कर रहा है, ए आपका नेफ्यू है, क्या है? नेफ्यू है सी का। ए क्या है? नेफ्यू है सी का, ओके। चलो तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई करेंगे। देखो देर आर 7 members in the family, there are 2 couples and each child's both parents are alive। वही बात है कि पेरेंट्स अलाइव होने चाहिए दोनों। 2 कपल हैं फैमिली में, 7 मेंबर। बहुत आसान है, इसको आपने बना भी लिया होगा अभी तक, आई होप, ठीक है। देखो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे क्लर्क में आ गया, किसी में भी आ गया, तो भाई कुछ 1 मिनट में आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, आराम से। फिर आप आराम से इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो कुछ सेकंड्स में। आपको कहा गया है आर सन है पी का, ओ सिस्टर है एन की, हु इज द फादर ऑफ क्यू। पी फादर है ओ का, तो अगर पी ओ का फादर है और ओ यहाँ पे आगे से कुछ और भी कहा गया है ओ के लिए, ओ सन है, ओ सिस्टर है एन की, एन फादर है क्यू का, क्योंकि हु लिखा है ना एन के बाद, तो हु किसके लिए होगा? ये एन के लिए है। एम इज नॉट मैरिड टू एन। अब मेरे पास 7 लोग हैं, जिसमें से बाकी सब मैंने बना लिया, 5 मेंबर ऑलरेडी आ चुके हैं, एम और एस मैंने नहीं रखा, एम और एस मैंने नहीं रखा। एम मैरिड अगर एन से नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक और चीज याद रखो, फिर से भूल लो मत, भूलना नहीं है कि किसी का भी कोई पेरेंट है तो वो मैरिड होना चाहिए, किसी का भी कोई पेरेंट है वो सिंगल नहीं होगा, उसका पेरेंट सिंगल नहीं होगा, तो पी को मैरिड होना पड़ेगा। अगर एन का भी एक बच्चा है तो यहाँ पे एन को भी मैरिड होना पड़ेगा। इस तरीके से आप थोड़ा सीक्वेंस वाइज चीजों को चलाते हो ना, आपको चीजें ज्यादा क्लैरिटी रहती है कि मैंने कहाँ पे क्या बना लिया है, क्या की अब किस चीज की नीड है यहाँ पे। तो मुझे पता चला आर और सॉरी पी और एन को तो मैरिड होना पड़ेगा। अब मेरे पास पूरे 5 मेंबर आपके फैमिली ट्री में है, 2 मेंबर एक्स्ट्रा इसमें चाहिए, दैट इज एम और एस बचे हैं, वही हमने यहाँ पे रखने हैं। अगर एम एस एन से मैरिड नहीं होगा तो यहाँ पे एम किससे मैरिड होना चाहिए? फिर पी से हो जाएगा ना, फिर कहीं ना कहीं तो जाएगा ही वो, तो पी से मैरिड हो जाएगा। अब बचा है आखिरी मेंबर दैट इज एस, तो एस को मैरिड कराना ही पड़ेगा एन से, उसका अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि एन हैज टू बी मैरिड, ठीक है। एम इज नॉट मैरिड टू एन, तो एम ऊपर आ गया और एन इज यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, ठीक है। नाउ हाउ इज आर रिलेटेड टू एम? आर कैसे रिलेट करता है एम से? देखो एम का आर क्या है यहाँ पे? आर इज द सन, आर इज द सन ऑफ एम। अब बोल रहा है अगर ए क्यू की वाइफ है, अगर ए क्यू की वाइफ है, तो अगर मैंने देखो अभी यहाँ पे फैमिली जो ये कंडीशन दी होती है, दिस कंडीशन इज ओनली सेटिस्फाइड और ओनली अप्लाइड इन द 12th क्वेश्चन, इसके अलावा आप इसमें कहीं और अप्लाई नहीं करोगे उसको। तो ए इज द वाइफ ऑफ क्यू, इफ ए इज द वाइफ ऑफ क्यू, सो हाउ इज क्यू रिलेटेड टू आर? क्यू कैसे रिलेट, अब ए अगर वाइफ होगी तो क्यू मस्ट बी अ मेल पर्सन, तो क्यू कैसे रिलेट कर रहा है आर से? अब देखो क्यू के फादर का ब्रदर क्या लगेगा? वो आर अंकल है और क्यू उसका क्या है? नेफ्यू, क्यू विल बी द नेफ्यू, ठीक है। बट यस यहाँ पे जो ये कंडीशन थी वो सिर्फ अप्लाइड होती है 12th के लिए, ये बाकी क्वेश्चंस के लिए नहीं है, याद रखिएगा, ओके। अभी भी आपका फैमिली ट्री जो प्रीवियस वाला था वही है, ये वाला सामने।
अब लास्ट में एक क्वेश्चन दिख रहा है हमारे सामने, देखो अब अगर ए जो है एक सिस्टर इन लॉ है जी की, बी सिस्टर है ए की और पी फादर है बी का, ये कुछ एडिशनल पॉइंट आपको दिए गए हैं, एडिशनल एक आपको एक्स्ट्रा रिलेशंस दिए गए हैं। कह रहा है बी सिस्टर है ए की और पी फादर है बी का। अगर पी फादर निकलता तो मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रही हूँ इस फैमिली को, ठीक है, ये सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए सेटिस्फाई होगा अगेन। तो पी अगर फादर आ गया बी का तो बी यहाँ पे आ जाएगा, बी सिस्टर हो गई ए की तो ए आपके पास यहाँ आ जाएगा, ए सिस्टर इन लॉ है जी की तो सिस्टर इन लॉ है जी की तो यहाँ पे से ऐसे आ जाएगा, सिस्टर मतलब फीमेल हो गई, जी को हम देख लेंगे बाद में। एम मदर है ए की तो ये भी हो गया। जे इज द सन ऑफ ए, जे आपके पास यहाँ पे सन है, ठीक है, जे इज द सन ऑफ ए, सॉरी जे लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, जे इज द सन ऑफ ए। जी इज मैरिड मेल, जी क्या है, एक मैरिड मेल है, तो जी अगर एक मैरिड मेल है एंड नो अदर मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, अगर जी एक मैरिड मेल है तो यहाँ पे वो किससे रिलेट करेगा, हाउ इज बी रिलेटेड टू जी, बी कैसे रिलेट करेगा जी से। अभी देखो अब यहाँ पे उसने कहा था कि आपके पास देखो जी इज अ मैरिड मेल, तो जी एक मेल हो, मैरिड मेल हो सकता है और साथ में अगर ए उसकी सिस्टर इन लॉ बन रही है और पूरे फैमिली ट्री के हिसाब से तो जी कैन बी मैरिड टू, देखो जी कैन बी मैरिड टू बी ऑल्सो, राइट, क्योंकि जी एक फीमेल है, नहीं मैरिड मेल है, तो बी एक फीमेल है तो बी से मैरिड हो सकता है। अब अगर वो ए की सिस्टर इन लॉ है तो ऑब्वियसली ए से तो मैरिड होगा नहीं, यहाँ पे ओ भी एक फीमेल है उनके सिबलिंग्स में तो ओ से भी जी मैरिड हो सकता है, राइट। तो इट मीन्स यहाँ पे जी जो है वो बी का क्या लगेगा उसका अभी हमें कंफर्मेशन नहीं होगा, बी कैन बी द सिस्टर इन लॉ, बी कैन बी द वाइफ ऑल्सो, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आना चाहिए, कांट बी डिटरमाइन, क्या आएगा, कांट बी डिटरमाइन। क्लियर है, चलिए, सो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई है, ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व करोगे और यहाँ पे से भी आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिए, 10 to 15 क्वेश्चन की, काफ़ी स्ट्रांग बन जाएगा आपका ये चैप्टर, ठीक है। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर सॉल्व करेंगे उसके बाद और इनइक्वालिटी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। और आपको अच्छे से प्रेजेंट रहना है इस लेक्चर में, रेगुलरली फॉलो करिए एंड ज़रूर बताइए कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आप में से काफ़ी स्टूडेंट जिनके फ्रेंड्स एंड फैमिली में कोई आपका यहाँ पे इनके लिए शेयर सॉरी आपका बैंकिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो शेयर करिए जितना हो सकता है इन सेशंस को, ठीक है। तो चलिए, दिस वाज ऑल फॉर टुडे सेशन, ठीक है। अब यहाँ पे से मैं आपको बता देती हूँ कि आप में से अगर कोई स्टूडेंट है जिसने कोर्स तक देखना है, वेबसाइट में कोर्स कैसे विजिबल होगा ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको जाना है aerotab.in की वेबसाइट पे, कोर्सेज में आपको चूज करना है, ऐसे करके ओपन होगा आपका, जब होगा तो कोर्सेज जाओगे आप और बैंकिंग कोर्सेज तक जाना है भाई, ठीक है। तो बैंकिंग कोर्सेज में जब आप जाओगे ना थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है आपको एंड यहाँ पे आपको कोर्स विजिबल हो जाएगा, ठीक है। इस कोर्स को आप एनरोल कर सकते हो बाय नाउ पे जाके एंड यहाँ पे से अगर नो मोर पे जाएंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे से उसके बारे में साइलेंट फीचर्स देखने को मिलेंगे, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको बता ही दी है यहाँ पे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन एंड आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए एंड ऑल द बेस्ट।